हिंदू मुसलमान के आड़ में ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी की हर सपने को खत्म करना चाहते हैं। ये मुसलमान से इसको नफरत नहीं है, इसको नफरत है एसटी, एससी से। मुसलमान एजेंडा है, मुसलमान एक मात डराने का प्रयोग। पुलवामा हुआ नहीं, पुलवामा करवाया गया। और आज भी मैं उस बात पर तटस्थ हूँ कि पुलवामा करवाया गया था दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए। एक छोटा सा चोर चोरी करता है तो उसका पता चल जाता है। इतना बड़ा दुनिया का आरडीएक्स आ गया, उसकी पता आज तक नहीं चली। ये सिस्टम सब कुछ के पीछे है। जब ये हरियाणा जाते हैं तो जाट वर्सेस लड़ाई करवाते हैं, जब ये पंजाब जाते हैं तो सिख वर्सेस करवाते हैं, जब ये मराठा जाते हैं तो मराठी वर्सेस गुजराती कराते हैं। बीजेपी अभी बेरोजगारी की बात नहीं करती है। हमको 11 साल में नरेंद्र मोदी का एक भी भाषण रोजगार पे सुना। इस समय रात के 10 और 11 के बीच में टाइमिंग हो रही है और हम लोग पूर्णिया में हैं। पूर्णिया बिहार में, जहां से पप्पू यादव सांसद हैं। और मुझे लग रहा था एक एडजेक्टिव चल रहा है सोशल मीडिया पर, बाघ का कलेजा। झारखंड में चुनाव प्रचार मैंने करते हुए देखा है, ये सारी कंट्रोवर्सी पैदा हुई। कुछ लोग हैं जो धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 7 बार बिहार विधानसभा से लेकर संसद तक का सफर तय किया है। रिकॉर्ड 5 बार निर्दलीय जीते हैं चुनाव। क्या भारत में पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति है कि एक चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जब धमकी दी जा सकती है और वो अपने सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, तो आम आदमी की क्या स्थिति हो सकती है, आप कल्पना कीजिए। लेकिन उसके बाद भी पप्पू यादव का जो पॉलिटिकल असर्शन है वो नहीं रुक रहा है। झारखंड में गए, सबको पता था हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे थे, हेमंत सोरेन के साथ कोई नहीं खड़ा था। उनकी पत्नी थी, हेमंत सोरेन थे, पप्पू यादव जाते हैं और हेमंत सोरेन के साथ और कल्पना सोरेन के साथ मजबूती से खड़ा होते हैं। जब सारे लोग उनके जेल आने के बाद उनके पार्टी में बगावत थी, चंपई सोरेन साथ छोड़ चुके थे, पप्पू यादव उस दौर में भी मिलने गए, अभी भी मिलने गए। पप्पू यादव ने एक बड़ा सवाल उठाया है कि क्या मुझे समाज, मुझे बिहार के लोग कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगे? क्या जिम्मेदारी चाहते हैं बिहार से? आपको लोगों ने संसद पहुंचा दिया, वो भी निर्दलीय, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को छोड़कर, बिहार की जनता ने। देखिए, पहले तो आपने कहा कि धमकी, अरविंद केजरीवाल के कल के विधानसभा का वक्तव्य याद कीजिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली को अशांत करने का लगातार प्रयास और केंद्र सरकार की इसमें का इन्वॉल्वेशन, आखिर इसको समझने की जरूरत है। देखिए, जिंदगी कैनेडी को देखिए, इंदिरा गांधी जी को, राजीव गांधी जी को, या बेअंत सिंह को, या गिल को आप उठा करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कोई भी सुरक्षा किसी को बचाता नहीं। आप इसको समझिए। जाने वाले को कोई रोकता नहीं, रोक नहीं सकता। बचपन से धमकी मिल रही है। बचपन से 3 ही किताब पढ़े, इंसान को सामने में भगवान की तरह इज्जत करो, कोई बाइफर्केशन मत करो इंसान में, उसकी मदद के लिए, उसके जस्टिस के लिए। समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए काम करो और न्याय, कोई भी व्यवस्था, संस्था, ताकत यदि प्रभावित करती हो तो सच बोलने के लिए अपनी जिंदगी को भी दो करो। तो मैंने एक ट्वीट किया था, सच ही कहा था। हत्या हुई थी और लगातार धमकी। मैंने सिस्टम के बारे में बात की थी। उसके बाद कहीं पाकिस्तान, मलेशिया, नेपाल, सभी जगह से 2 महीने से, सवाल मेरा नहीं, सवाल यह है कि 2 महीने से जिस तरीके से अलग अलग विभिन्न 24 फोन के द्वारा लगातार हर दिन व्हाट्सएप मैसेज से लेकर के अलग अलग मैसेजिंग के द्वारा ख़त्म कर देंगे, तो माफ़ी मांग लो, तो ये कर दो, तो वो कर दो, परिवार को चिन्हित देख लिए, कर लेंगे। आम लोगों के बारे में कल्पना करिए, बिजनेसमैन के बारे में, महाराष्ट्र के बिजनेसमैन, गुजरात के बिजनेसमैन,
उन लोगों के बारे में आप पता करिए एक्सटॉर्शन की क्या स्थिति होगी। एक फ़ोन जाने के बाद क्या उस घर का स्वाभाविक जिंदगी कैसा होगा और लोग कितने परेशान होंगे। एक दूसरी चीज़, दुनिया की कोई भी ताकतवर व्यवस्था जो सरकार, संविधान और लोकतंत्र से बिल्कुल विपरीत खड़ा हो, बिना किसी सिस्टम और सरकार के वो चल नहीं सकती। वेंडर वाला हो, चाहे आज की स्थिति हो या दुनिया में कोई स्थिति हो, सत्ता के संरक्षण में हर परिस्थितियों में कोई नहीं। हाँ, आप इसको समझिए कि मैं रोकूंगा। जो जहां पर, जिस जेल में जहां पर जो भी लोग बंद हो, हाँ, साबरमती जेल नहीं। सुनिए, मैं एक बात कह रहा हूँ। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप प्रोटेक्टेड आदमी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपको विशेष अधिकार है इस देश में, आप कंस्टिट्यूएंट, आपको संविधान। क्या आपकी अमित शाह से आपने कोई बात की, प्रधानमंत्री को अवगत कराया? क्योंकि वो आपके रिच में है, आप उनके साथ रोज उठते बैठते हैं। कोई विशेषाधिकार किसी को नहीं है, सिर्फ पैसे वाले को विशेषाधिकार है। नहीं, ये सीरियस है। और आप क्या आरोप लगा रहे हैं कि ये जो धमकियां का जो ट्रेंड चल रहा है, बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई, आप वहां गए भी, स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम है। हाँ भैया, आप हमको सुरक्षा मत दीजिए, लेकिन ये 24 कॉल का पता करेंगे ना, क्यों, काहे, सच या झूठ। तो आपके एफआईआर पर तो गिरफ्तारी हुई ना लोगों की? कौन सी गिरफ्तारी? सर, तो मलेशिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, विभिन्न कॉर्नरों से जो लगातार धमकी दे रहा है उसका तो ये देखिए, कुछ लोग अपनी सेक लेते हैं, कुछ लोग अलग होते हैं, कुछ लोग नीचे स्तर पर होते हैं। मेरा उस पर नहीं जाना। आपने गृह मंत्री को अवगत कराया? सर, सबको अवगत कराया, सबको पत्र लिखी। मैं फिर कह रहा हूँ कि हम महाराष्ट्र भी लगातार जाते रहे हैं, सभा में भी गए हैं, जिसर के सभा में भी गए हैं, झारखंड में 23 दिन रहे, शाम तक हेलीकॉप्टर, रात भर मोटरसाइकिल, 3 बजे 4 बजे सुबह लौट के आते थे, सुबह फिर 8 बजे से काम करते थे। 23 दिनों के बाद हम बिहार लौटे और बिहार में हर दिन आम लोगों के लिए उसकी ज़िंदगी कैसे महफूज रहे, खुश रहे, वो उसके लगातार अपने दिनचर्याओं में। देखिए, हमने सरकार को एक जिम्मेदारी का एहसास कराने का प्रयास किया था, जो मेरा दायित्व भी था। कोई भी घटना घटता है तो ये जिम्मेदारी, ये दायित्व है कि हम ट्वीट करेंगे या बोलेंगे। और मैं विभाग इस मामले में मैं अपनी स्पष्ट राय रखता हूँ। सदन हो, सदन के भीतर हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में। याद कीजिए, जब पुलवामा हुआ था तो मैं नहीं कहा था पुलवामा हुआ नहीं, पुलवामा करवाया गया। और आज भी मैं उस बात पर तटस्थ हूँ कि पुलवामा करवाया गया था दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए। मैं क्लियर बात करूँ, पुलवामा एक चीटी क्रॉस करती है, एक छोटा सा चोर चोरी करता है तो उसका पता चल जाता है। इतना बड़ा दुनिया का RDX आ गया, उसकी पता आज तक नहीं चली। तो मैं फिर कहता हूँ कि सिस्टम सब कुछ के पीछे है। आप एक बात आप हमको बताइए, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को CM रहते हुए सिस्टम ने जेल भेज दिया ना, अन्य मुख्यमंत्री को क्यों नहीं भेज पाया? दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूँ, मरवाने की पूरी प्रयास की गई हेमंत सोरेन को। तीसरी चीज, सिस्टम कितना ताकतवर है कि वह देश की संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल सारे कानून, देखिए खुद इंडिया की चल रहा है। आप इसको समझिए। आएंगे, आप तो सिस्टम के हिस्सा हैं। आप कह रहे हैं सिस्टम का हिस्सा हूँ। आप सांसद हैं, 7 बार सांसद को कौन? सर, यहाँ CM PM एक भ्रष्टाचार खत्म कर ही नहीं सकता है। CM PM का एक छोटा सा आदमी सुन ही नहीं सकता है। भैया, CM चौकीदारी किसकी कर रहा है?
आज सीएम अरविंद नौकरी किसकी कर रहा है? मुख्यमंत्री किसकी नौकरी करता है? स्टेट की, दलाल की, माफिया की, पूंजीपति का, और अपनी कुर्सी एन क्रेन बचाने का और आगे की सरकार बनाने का। सर, सरकार बनाने के लिए ये किसी भी, देखिए समझिए मेरी बात गौर से, जब ये हरियाणा जाते हैं तो जाट वर्सेस लड़ाई करवाते हैं क्योंकि वहाँ मुसलमान नहीं होता है। जब ये पंजाब जाते हैं तो सिख वर्सेस करवाते हैं क्योंकि वहाँ मुसलमान नहीं होता है। जब ये साउथ जाते हैं तो हिंदी गैर हिंदी करवाते हैं क्योंकि वहाँ संख्या मुसलमानों की कुछ जगहों पर है। जब ये मराठा जाते हैं तो मराठी वर्सेस गुजराती कराते हैं, जो आज कराया भी, मराठी को औकात दिखाया और फडणवीस को बनाया। दूसरी बात, जब ये मणिपुर जाते हैं तो ये मत्तो वर्सेस दूसरी जात करते हैं। जब ये बिहार आते हैं, यूपी आते हैं तो जादव वर्सेस करते हैं। तब ये झारखंड जाते हैं तो आदिवासी वर्सेस करते हैं। 332 कानून को छोड़कर नई बात करते हैं। ये हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। ये हिंदू मुसलमान के आड़ में ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी के हर सपने को खत्म करना चाहते हैं। आज अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली में लिक्विड अटैक हुआ है, जलाने की कोशिश हुई है, उनके पार्टी का आरोप है और वो वीडियो देखिए, अरविंद केजरीवाल ही नहीं, हर सच बोलने वाले को जलाने की कोशिश की जाएगी, मरवाने की कोशिश की जाएगी। उसी का तो हिस्सा 2 महीना से मैं चल रहा हूँ। सच बोलने और मारो ना भैया। आपको लगता है कि आप जो सरकार के खासकर जो आलोचक हैं, इसलिए आपको ये सब झेलना पड़ रहा है? आप सच बोलिएगा तो मरिएगा, और आप सत्ता के साथ नहीं रहिएगा, झूठ का, नफरत का साथ नहीं दीजिएगा, इंसानियत के रास्ते तैयार करिएगा तो आप जिंदा रहने का क्या रहेगा। आप जितने जहर, देखिए आप, मैं बार बार कहता हूँ कि आप डरा रहे हैं, विपक्ष को डरा रहे हैं। आप विपक्ष के एक ताकतवर नेता हैं। आप जिस तरह से बोल रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर आपके समर्थक तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं पप्पू यादव बड़ी ताकत है, बात का करेजा है। तो सुनिए ना भैया, आप लग रहा है कि आप दबाव में हैं। फिर वही बात मैं बार बार कहता हूँ कि मुसलमान से इसको नफरत नहीं है, इसको नफरत है एसटी, एससी से। मुसलमान एजेंडा है, मुसलमान एक मात डराने का प्रयोग है। आप संभल जाएंगे? अब तो बदायूं और अजमेर शरीफ में भी खुदाई होगी। मैं तो हर जगह जाता हूँ, मेरी बात तो सुनिए सर। ये जमायत के साथ को कुछ बिगाड़ पाए, औकात है इसकी? कहे तो थे 7 कोरोना लाए, आज तक कुछ हुआ? 7 दोबारा फिर चर्चा में आए, हैसियत है? दाऊद इब्राहिम को ला पाए, पाकिस्तान का बांक बाला कर पाए। रोहिंग्या कितना है दुनिया में? 17 लाख वर्ल्ड में मात्र, और 11 साल से आप है, कितना रोहिंग्या आया? जब बांग्लादेश की इकोनॉमी बढ़ रही थी तब आधी इंडिया वहाँ गई अपनी इकोनॉमी के एक अच्छे बिजनेस करने के लिए, आपने भी भेजा, तब आपको बांग्लादेशी नज़र नहीं आया। और जब वो यहाँ पर हमारे घर, हमारे बांग्लादेश और भारत के रिश्ते माँ और मौसी का है, वो जब आए, आप बांग्लादेश के राष्ट्रपति को रखो ठीक, और बांग्लादेशी यदि आ गया तो घुसपैठ के नाम पर आप मुसलमान को निशाना बना के गाली दो। क्या मुसलमान है? आप राहुल गांधी वाली भाषा बोल रहे हैं। वो सिर्फ दिन भर आलोचना करते हैं नरेंद्र मोदी के और अडानी का। आपकी भी वही लाइन है। देखिए, मैं राहुल गांधी जी कोई आलोचना नहीं करते। राहुल गांधी जी एक प्रिंसिपल के लोग हैं। राहुल गांधी के दल को भी और खरीदने की, चुनाव की प्रक्रिया को भी मदद करने की कोशिश की। राहुल गांधी से मिलने का भी प्रयास अडानी ने किया, मिले क्या? राहुल गांधी जी जिस 85% आरक्षण की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, यदि उन्हें डर होता वो जाति जनगणना की बात नहीं करते। बड़े अखबार वाले और मीडिया क्या कहते हैं? राहुल गांधी सोशल एक्सट्रीमिस्ट है, राहुल गांधी अर्बन नक्सल है। अब सुनिए ना, वही बात मैं कह रहा हूँ। राहुल गांधी सोशल एक्सट्रीमिस्ट है। राहुल गांधी हारे इसीलिए कि अब लोग अडानी बनना चाहते थे महाराष्ट्र का यूथ,
वो जाति जनगणना में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, आरक्षण में इंटरेस्ट हमारा। अच्छा सुनिए सर सुनिए, आप झारखंड में आपको हेमंत सोरेन ने प्रचार के लिए बुलाया, आप 25 दिन रहे, आज झारखंड जीती पार्टी। महाराष्ट्र हरियाणा में कहाँ गलती हो गई? पप्पू यादव को हमने कई बार कहा हमको हरियाणा दीजिए, कहा था आहिर बेल्ट दीजिए, हमको नहीं दिया गया। आहिर बेल्ट मैंने मांगा था। कांग्रेस में भी आपके कुछ दुश्मन है जो नहीं चाहते हैं कि वो, बिहार वाले कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि आपका कद बढ़ रहा है। सर दुश्मन सबके सब हो सकते हैं, मैटर नहीं है सर। प्रियंका जी संसद में आ गई हैं, सर मैटर नहीं है। राहुल गांधी जी नेतृत्व है, उनको ना समझना है। प्रियंका जी को लेकर भी आपकी प्रियंका गांधी से बहुत करीबी है। सर सबसे हमारे करीबी है, रेस्पेक्ट है। नहीं, पहले जब आप पार्टी ज्वाइन किए थे, कांग्रेस पार्टी का विलय भी किया था, तो प्रियंका जी को लेकर आपके बड़े सिंपैथी वाले वर्ड। मैं राहुल गांधी जी के प्रति भी बचपन शुरू से मेरा रहा है कि वो बहुत ही क्लियर कट इंसान है, दिल के साफ है, मन के साफ है, चरित्र के साफ है, विचार के साफ है, क्लैरिटी है उनके विजन में, पॉलिटिक्स में, उनके वे में सब कुछ दिखता है। वो चालाक चतुर नहीं है, इसलिए देखिए मैं थोड़ा आपको बुरा लगेगा तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ, पहले लोगों की राय थी कि पप्पू जी बहुत नफा नुकसान नहीं सोचते। अब लोगों की राय है कि चूंकि मैडम कांग्रेस के साथ हमेशा रहती हैं, कांग्रेस से MP बनती हैं, विधानसभा MP भी हैं, इसलिए पप्पू जी थोड़ा कांग्रेस के प्रति सिंपैथी रखते हैं। सर कांग्रेस के प्रति आपने कभी उठा के देखिए, कुछ लीडर हैं जिसके बारे में मेरी बिल्कुल राय, जैसे नीतीश कुमार, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी खत्म जरूर हो गई। नीतीश कुमार का इतिहास बीजेपी ही मिटाएगा, नाम बीजेपी ही मिटाएगा। शिंदे का नहीं हुआ, चंद्रबाबू नायडू का नहीं हुआ, जो भाजपा के साथ रही उसको मिटाया है। नीतीश जी का खेल खत्म होगा भैया, नीतीश जी को कोई बचने ही नहीं देगा। और नीतीश जी ने जो भी अच्छे और गलत काम किए हों, नीतीश जी की आने वाले समय में आप देख लेना, 20 साल रहने के बावजूद भी नीतीश कुमार जी वो रेस्पेक्ट नहीं पा पाए। सुनिए, मैं नीतीश कुमार जी को पहला, आपने अपने दम पर चुनाव जीता है, अब आप अपनी क्या भूमिका देख रहे हैं बिहार में? क्या आप नया विकल्प हैं? मैं अपनी भूमिका क्या देखना चाहूँगा? मेरी क्या भूमिका है? मेरी भूमिका है इस बिहार के विकास। मेरी भूमिका है बिहार को, एक बात आपको समझनी पड़ेगी और ये सच है, इसको आप जानिए, मैं दिल से कह रहा हूँ, कांग्रेस को बड़े भाई के रूप में आगे आना पड़ेगा, उसको नेतृत्व करना पड़ेगा और कुछ लोगों को कांग्रेस को पीछे रखना पड़ेगा। आप गठबंधन करिए, कुछ करिए। नहीं, मैं आपकी भूमिका पूछ रहा हूँ, आप क्या लालू जी के प्रति भी आप लॉयल रहते हैं? कहते हैं कि हम लालू जी का हम सम्मान। लालू जी के प्रति लॉयल की क्या बात है? नीतीश जी के प्रति भी आप लॉयल हैं? बिल्कुल, व्यक्तिगत रिलेशंस को और उसके व्यक्तिगत इमेज को मैं अच्छा मानता हूँ, उनके ईमानदारी को मैं अच्छा मानता हूँ। बस लालू यादव जी के जो संघर्ष रहे उसको मैं अच्छा मानता हूँ, लेकिन लालू, मैंने अभी भी कहा नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी पॉलिटिकल खत्म हो गई। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि लालू यादव जी को समझना चाहिए था कि अब वो युग नहीं है। प्रोफेसर साहब एक सवाल लेंगे। हाँ, आपने कांग्रेस ज्वाइन किया इलेक्शन के पहले, व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट? व्हाट? देखिए भैया, एक बात बोलूं, मैं कांग्रेस ज्वाइन इसलिए नहीं किया कि कांग्रेस हमको कुछ बना दे। प्रियंका जी का रेस्पेक्ट को मैं एक बार भी ना नहीं कह सकता। ओके। और उस परिवार के प्रति मेरा रेस्पेक्ट रहा है। हमारा जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और हमारा जो समाज है, हमारा जो इलाका है, कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल, ये बिल्कुल ऐसे किसी भी विचार के खिलाफ है जो किसी की फ्रीडम में, किसी के जीने में, किसी के विचारों में दखल देता है। बीजेपी को एन केन प्रकार सत्ता चाहिए। इसकी कीमत 500, इसकी GST 500, लोग मरे। एक भी व्यापारी के यहाँ सही रूप से पैसे नहीं। मेरा सवाल उस वहाँ है ही नहीं। मेरा सवाल है कि बीजेपी कभी बेरोजगारी की बात नहीं करती है। हमको 11 साल में नरेंद्र मोदी का एक भी भाषण रोजगार पे सुना,
बापू जी, सुनिए ना मेरी बात सीजन पॉलिटिशियन। सर, मेरी बात सुनिए ना। एक भी नरेंद्र मोदी का स्पीच आप हेल्थ पे सुना, राइट ऑफ एजुकेशन पे सुना, इकोनॉमी पे सुना, सारे एक भी धर्म की सत्ता ला कब्रिस्तान- रहे हैं, वो राम राज ला रहे हैं। सुनिए आप कहाँ ना। रोजी रोटी रोजगार में फंसे हुए हैं? सर सुनिए ना बापू जी, भैया, यू आर सीजन पॉलिटिशियन। मेरी बात तो 7 सुनिए। बार एमपी रह चुके हैं, 6 बार कांग्रेस MP, ज्वाइन, 1 बार MLA, हाँ 7 बार रह 5 चुके बार इंडिपेंडेंट। हैं। हाँ, लेकिन कांग्रेस मैं नहीं, नहीं होना, मैं मैं ये कांग्रेस जानना का चाहता हिस्सा हूँ, भी अभी नहीं हूँ। आपका मैं रोल क्या होगा? मुझे जिम्मेदारी दी गई थी झारखंड में। जब हेमंत जी जेल गए थे तब हम और कल्पना जी मिलकर के बाय इलेक्शन लड़े थे। ठीक। हमने एक भाई की भूमिका निभाई थी बाय इलेक्शन का। उस वक्त हमारे भाई संकट में थे और हम और शिबू सोरेन जी का रिलेशन जेल से बाहर से संघर्ष से रहा। हम उस परिवार से बहुत क्लोज रहे। मैं हेमंत को जानता हूँ, वो डरने मरने वाले, यदि डर होता ना तो बहुत पहले बीजेपी के साथ वो चला गया होता। मैं आपको सच कह रहा हूँ। तो वही मैं आ रहा हूँ, सुनिए ना, सुनिए ना। सर। जो बिहार है वो कह रहा है कि आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, विश्वसनीयता बढ़ी है, लोग संघर्ष से निकले लोगों को सम्मान भी करते हैं। बिहार की धरती है, जगदेव बाबू हो, कर्पूरी ठाकुर हो, सब लोग जिनको बिना बैकग्राउंड के लोग राजनीति में आए हैं। जगदेव को आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, तो आप बिहार में कैसे देख रहे हैं? आप तो दिल्ली चले गए, क्या विधानसभा का चुनाव होने वाला है, आप अपनी भूमिका स्पष्ट कीजिए। कांग्रेस के साथ रहेंगे या अगर आपको बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है, जिम्मेदारी मतलब मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं घोषित किया जाता है, तो आप अपना इंडिपेंडेंट, आपके पास पार्टी भी है, पूरे देश में पूरे बिहार में आपके कार्यकर्ता युवाओं में आपकी पकड़ है। बिहार में मुख्यमंत्री का अभी क्यों आप सवाल खड़ा कर रहे हैं? आप ही कह रहे नीतीश जी, आप नीतीश जी रहे नहीं। मैं नीतीश कुमार जी को तो देखिए 2025 में लंबे समय से बिहार जिन कारणों से बिहार की जनता के भीतर डर है, अविश्वसनीयता है, विश्वास नहीं है, जिनकी सब कुछ खत्म हुए और कुछ लोगों को पर्दे के पीछे रखी। क्योंकि बिहार के अन्य लोग, अन्य जाति धर्म मजहब के लोग एक नई राजनीति को देखना चाहते हैं जो कंप्लीट कॉमन मैन, ST SC OBC EBC जिसको लोगों ने बड़ी नजदीक से महसूस किया है। तो आए तो थे 112 रुपया जमानत कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा बापू जी? 112 रुपया तो आए तो थे बापू जी, और लंबा लंबा भाषण देते। एक बार रुपया आए थे। किनके बारे में? पैसा तो उसके पास, उसने सूडान बना दिया बिहार को, बोला सूडान से भी बदतर। सर्व नहीं आया, वोट नहीं मिला तो सूडान हो गया। तुम्हारी तो इसकी औकात क्या थी, कि इसकी कैपेसिटी क्या थी, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या थी? नहीं और बड़े 60 लाख का टेंट लगा करके ये बिहार नाम लूं मैं? और सोशल मीडिया को खरीद, मैं सिर्फ ये जानने आया हूँ सोशल मीडिया को खरीद के पप्पू यादव ने पूर्णिया जीता, सिटिंग चीफ मिनिस्टर खिलाफ थे, लीडर ऑफ अपोजिशन पप्पू यादव के खिलाफ थे, आपने पूर्णिया जीता, ये बड़ी बात है। बिहार में राजनीतिक उभार ऐसे ही हुआ है। आप विधानसभा में क्या करेंगे? आप गठबंधन के साथ रहेंगे या आपकी अपनी ताकत है, क्या कोशिश करूंगा को कांग्रेस को एक जिम्मेदार एहसास कराना, और कांग्रेस यदि महसूस करेगी तो मैं कांग्रेस पार्टी को अकेला मजबूत करने का प्रयास करूंगा। देखिए बाबू जी, एकदम सीरियस मैं कह रहा हूँ, आपने जिस तरह से लोगों से आपने पिछले 10-15 सालों में, सर मैं कांग्रेस को अकेला मजबूत करना, कोरोना हो, पटना में बाढ़ हो, आप सुशील मोदी की मदद कर रहे हैं, मैं कांग्रेस की भूमिका, आप सुनिए, मैं तारीफ तो कर रहा हूँ, आपकी रीच बढ़ी है लोगों में, आप आम लोग आपसे रिलेट करते हैं, उनको लगता है कि एक आदमी है जो हमारे जैसे बोलता है, दुख तकलीफ को समझता है। तो आप एक ऑप्शन दीजिए ना, क्या आप मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगे? मैं क्यों नहीं हो सकता? तो कैसे कांग्रेस के बैनर तले आएंगे या आपकी जो अपनी ताकत है उसको लगाएंगे? सर देखिए ना, एक बात, कोई मुख्यमंत्री का सपना तो कोई भी देख सकता है, मैं भी देख सकता हूँ, क्या दिक्कत है? अरे आप तो बना के आ गए झारखंड में मुख्यमंत्री। भैया मैं वही बात कह रहा हूँ, मैं एक भाई के साथ खड़े रह करके लड़ के आया हूँ। हम तीनों मिल करके कलेक्टिव लड़ाई लड़े हैं। राहुल गांधी जी ने भी हम लोग के साथ मजबूती के साथ कलेक्टिव लड़ाई लड़ी। हम लोग रात भर सोए नहीं, हम कल्पना अहमद जी सोए नहीं है, हम लोग लगातार चले हैं, लड़े हैं, डरे नहीं हैं। मैं आज भी आपको कह रहा हूं,
अब बारी बिहार की है। ये महाराष्ट्र नहीं है कि तुम बक्सा बदल दोगे, तुम खरीद लोगे, भूल जाओ। क्या रहेगा आपकी प्लानिंग बिहार में? ये बिहार में तो अभी हमें कल से ही हमें काम करने की जरूरत है, आज से, अभी से। क्या 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 मुद्दा क्या है आपके लिए? जी, मुद्दा क्या है? मुद्दा तो दुनिया को पता है कि पप्पू यादव और कांग्रेस की मुद्दा क्या है। आम लोगों की इकोनॉमी, उसके सामाजिक व्यवस्था, उसका परिवर्तन, आज जो स्थिति है रोजगार की, आज जो स्थिति है एग्जाम की, आज जो स्थिति है फार्मर्स का, स्थिति है बेटियों का, आज जो स्थिति है किसानों का, स्मार्ट मीटर का, बिहार की गरीबी का, मुद्दा क्या होगा? भ्रष्ट जस्टिस का, अफसरशाही का, कोई भी, सारे लोग त्रस्त है, लेकिन लीडरशिप कौन होगा ये इंपॉर्टेंट है। और यदि लीडरशिप नहीं होगा तो पार्टी बगैर कांग्रेस को आगे किए हुए आप नया परिवर्तन नहीं कर सकते। नहीं, कांग्रेस को आगे करना है, पप्पू यादव को लीडरशिप देनी पड़ेगी कांग्रेस को। आप कांग्रेस हमको पीछे रखे, लेकिन कांग्रेस आगे तो रहे। हम कांग्रेस के साथ खड़े रहे, आगे तो रहे, आगे तो चले। कांग्रेस जिसके नेतृत्व में चलना चाहती है, मैं समझता हूँ बिहार कांग्रेस, मैं समझता हूँ कभी सक्सेस। आप टाइम दिल्ली देंगे पार्लियामेंट सेशन के अलावा, या बिहार में रहेंगे? पार्लियामेंट क्योंकि सेशन, लोग देश बिहार भर से आपसे मिलना चाहते हैं, पार्लियामेंट सेशन में दिल्ली रहेंगे, उसके बाद कंप्लीट बिहार और अपने कोशिश हिमाचल में। लोग कह रहे हैं कि जो जिस तरह से आपकी रीच थी, मिल रहे थे लोगों से, वो और कंसिस्टेंसी बढ़ाएंगे उसको, या कैसे? लोग पटना मिले या पूर्णिया आना पड़ेगा? सर, पटना पूर्णिया सभी जगह तो हैं, सभी जगह तो हैं। विधानसभा चुनाव आप लड़ रहे हैं, पूरी ताकत के साथ कांग्रेस को बढ़ाना चाहेंगे और कांग्रेस की भूमिका देखना चाहेंगे। आला कमान से कोई बातचीत हुई है? मेरी कोई बातचीत अभी तक नहीं हुई है, बस उन्होंने एक जिम्मेदारी दी थी, उसको मैंने निभाया है। आला कमान को तय करना है कि क्या मैं उस दायित्व के लायक हूँ या नहीं। लेकिन गठबंधन वाला मामला रहेगा ना, इंडिया गठबंधन के हिस्सा रहेगा। मैंने पहले कहा गठबंधन रहना चाहिए, लेकिन भूमिका कांग्रेस की होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, पप्पू यादव ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया है, उन्होंने अपने आप को साबित किया है, चाहे वो इनका अपना चुनाव हो। विपरीत परिस्थितियां थी, यहाँ तेजस्वी यादव भी कैंप कर रहे थे, नीतीश कुमार कैंप कर रहे थे पूर्णिया में, उन्होंने लोकसभा की सीट निकाली। उसके बाद झारखंड में जिस तरह से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, वो सब सोशल मीडिया पर है, पब्लिक डोमेन में है। लगातार धमकियों के बाद भी सोचिए, हम लोग रात के 12 बजे बातचीत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पप्पू यादव सीजनल राजनीति नेता नहीं है, 24/7 पॉलिटिक्स करते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। और आप बिहार में जब आएंगे तब आपको लगेगा कि इनको लेकर कितना क्रेज है, लोग मिलना चाहते हैं। मैं तस्वीरें चाहता तो दिखा देता, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मैंने उनकी अनुमति नहीं ली है और वो स्टूडियो में बैठे दर्शक भी नहीं है। रात के 2 बजे 3 बजे लोगों से मिलना, और आप कोई आदमी हो, कहीं से आए हो, आप वहाँ आ सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। क्या बिहार के लोग एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहते हैं जो लोगों की तरह बात करे, जो लोगों के रिच में हो? पप्पू यादव इस बार मुख्यमंत्री के तौर पे खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि इंडिया गठबंधन में वो बने रहें, लेकिन उनकी ताकत बढ़ी है, उनकी रिच बढ़ी है, और खासकर जो युवा है उनको लगता है। मैं मुख्यमंत्री के तौर पर अपने को नहीं ला रहा हूँ, मैं एज ए वर्कर कांग्रेस को आगे करके एक नई सुचित्रता के साथ एक अच्छी राजनीति, एक आम आदमी का विश्वास कांग्रेस के साथ हो, और कांग्रेस कहाँ गठबंधन करती है, किसके साथ करती है, वो नेशनल पॉलिटिक्स की बात है, उसमें मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। मैं कांग्रेस की भूमिका को देखना चाहता हूँ और बड़े भाई के रूप में उनको आगे देखना चाहता हूँ और लोगों को पीछे देखना। लेकिन आप बिहार के लोगों से बात करेंगे तो उनको लगता है कि हमें पप्पू यादव जैसा नेता चाहिए, जो हमारे सुख दुख में, तकलीफ में हमारे साथ हो, हमारी खुशियों में हमारे साथ हो, और जिसके यहाँ 24/7 24 घंटा हम आ जा सकते हैं। एक नई इबारत लिख रहे हैं, नई लकीर खींच रहे हैं, नेताओं को चलने के लिए, घरों से निकलने के लिए मजबूर करें। असर भी दिख रहा है। बिहार के हर नेता को लगता है कि काश वो पप्पू यादव की तरह बाढ़ में, सुखाड़ में, कभी कोरोना में लोगों से मिलते जुलते। राजनीति को बदला है पप्पू यादव ने, और वो दिन भर 24/7 राजनीति कर रहे हैं, सड़कों पर, चौराहों पर लोगों के बीच मिल रहे हैं। इससे उनकी छवि मजबूत हुई है और राजनीति भी उन्होंने बदला है, चुनाव भी जीता है।
और उनको बिहार के लोगों से आप बात करेंगे तो उनको लगता है कि उनको कम से कम नेता पप्पू यादव जैसा चाहिए जो कम से कम लोगों की रीच में हो। आप लोग की क्या राय है, हमें प्रतिक्रिया दे सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत की राजनीति बदल रही है और बिहार से उसकी लकीरें खींची जाती है। क्या पप्पू यादव बिहार में एक नया मजबूत विकल्प बन रहे हैं? आप लोग राय जरूर दीजिए। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पूर्णिया, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।